नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल खतरा संकेतों से बाजार में जोश। सेंसेक्स निफ्टी 3 हफ्ते की ऊंचाई पर बंद। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में बढ़त। सेंसेक्स 550 और निफ्टी 175 अंक चढ़े। दिवाली से पहले सरकार की किसानों को बड़ी सौगात। सरकार ने रबी फसलों की एमएसपी 3 से 9% तक बढ़ाई। गुजरात के गांधीनगर में आज से शुरू हुआ एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो। 1.25 लाख करोड़ रुपए के निवेश आने की उम्मीद। कल आएंगे पीएम मोदी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इंटरपोल की 90th असेंबली में कहा कि अगले साल इंटरपोल के 100 साल पूरे होंगे। इस मौके पर सभी को मिलकर दुनिया को बेहतर बनाने का संकल्प लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस असेंबली को यादगार बनाने के लिए पोस्टल स्टैंप और 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया। भारत में 25 साल बाद इंटरपोल असेंबली हो रही है। इसमें पाकिस्तान समेत 195 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इसमें मंत्री, पुलिस चीफ, पुलिस अधिकारी और नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के प्रमुख शामिल हैं। जनरल असेंबली इंटरपोल की सुप्रीम बॉडी है। दिल्ली के प्रगति मैदान में यह सम्मेलन 4 दिन तक चलेगा। प्रधानमंत्री ने डेलीगेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने आज़ादी से पहले से ही वर्ल्ड पीस के लिए बलिदान देना शुरू कर दिया था, लेकिन आज दुनिया के सामने कई ऐसी चुनौतियां हैं जिनका मिलकर मुकाबला करना पड़ेगा। There are many harmful globalized threats that the world faces. Terrorism, corruption, drug trafficking, poaching, and organized crime. The pace of change of these dangers is faster than earlier. When threats are global, the response cannot be just local. Let communication, collaboration, and cooperation defeat crime, corruption, and terrorism. वहीं इंटरपोल की मीटिंग में पाकिस्तान के डेलीगेट्स से दाऊद इब्राहिम के बारे में आज पूछा गया। हालांकि पाकिस्तानी डेलीगेट्स ने इस बारे में चुप्पी साध ली और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जनाब, एक सवाल है, क्या नहीं, एक छोटा सा, मतलब आप सुन लें, उसके बाद आपकी मर्जी होगी देना ना देना। क्या ये प्रोसेस एक्स्ट्राडिशन का बढ़ेगा भारत के साथ? दाऊद इब्राहिम को आप इंडिया को सौंपेंगे? एक्सेलेंसी, हाफिज सईद एंड दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड है इंडिया में। क्या आप भारत को सौंपेंगे? 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रहे रोजर बिन्नी अब बीसीसीआई के नए अध्यक्ष होंगे। वो सौरव गांगुली की जगह लेंगे। मुंबई में आज बीसीसीआई की एनुअल जनरल मीटिंग में रोजर बिन्नी को इस पद पर निर्विरोध चुना गया। बिन्नी के अलावा किसी ने नामांकन नहीं भरा था। जय शाह को दूसरी बार सेक्रेटरी चुना गया। वहीं आशीष सेलार को ट्रेजरर और राजीव शुक्ला को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। बीसीसीआई की एजीएम में महिला आईपीएल को शुरू करने का भी फैसला लिया गया है। चुनाव में वोटिंग बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग एक अनोखा प्रयोग कर रहा है। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले 1000 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स ने चुनाव आयोग के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के मुताबिक कॉर्पोरेट्स इस बात की निगरानी करेंगे कि उनके कर्मचारी चुनाव में अपने मतों का इस्तेमाल करें। जो कर्मचारी वोट नहीं डालेंगे उनके नाम कंपनी की वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर लिखे जाएंगे। इस बारे में चुनाव आयोग ने कॉर्पोरेट्स के साथ 233 एमओयूज साइन किए हैं। चुनाव आयोग ने जून में केंद्र और राज्य सरकार के विभागों, पीएसयूज और 500 से ज्यादा कर्मचारियों वाले कॉर्पोरेट से कहा था कि वो उन कर्मचारियों की पहचान करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करें जो मतदान के दिन छुट्टी लेते हैं लेकिन वोटिंग नहीं करते। और वोटिंग बढ़ाने के लिए कैसा है चुनाव आयोग का ये प्रयोग? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।
और हिमाचल प्रदेश के लिए बीजेपी का चुनावी मिशन तैयार हो गया। प्रधानमंत्री मोदी खुद बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं और पहुंचने वाले हैं। आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ सकती है। डिटेल लेते हैं हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा हमसे जुड़ेंगे और हम आपको लाइव अपडेट्स बताएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी आज खुद बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंचने वाले हैं और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर्स दीनदयाल उपाध्याय मार्ग दिल्ली से। हिमाचल में पोल्स अनाउंस हो चुके हैं और 12 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच पोल्स होने हैं। इसके बारे में हम आपको अपडेट आगे बताएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दिवाली से पहले सरकार की किसानों को एक बड़ी सौगात। सरकार ने रबी फसलों की एमएसपी 3 से लेकर 9% तक बढ़ा दी है। सबसे ज़्यादा एमएसपी मसूर पर 500 रुपये बढ़ाई गई है। सरकार ने 6 फसलों की एमएसपी तय की है परंपरा के मुताबिक। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने आज जो 2022-23 के सीज़न के रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी निर्धारित किए हैं। गेहूं में 110 रुपये वृद्धि की गई है। 215 रुपये से बढ़ाकर इसको 2125 रुपये किया गया है। जौ को 100 रुपया बढ़ोतरी की गई जो 1635 से बढ़ के 1735 किया गया है। चना में 105 रुपये की वृद्धि हुई जो 5230 से बढ़कर 5335 रुपये अब किया गया है। मसूर में 500 रुपये की वृद्धि की गई है जो 5500 से बढ़ाकर 6000 रुपया किया गया है। और कुसुम में 209 रुपये की वृद्धि की गई है जो 5441 से बढ़ाकर 5650 रुपया किया गया है। और कैबिनेट के फैसलों की डिटेल समझते लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी बताइए, आपने तो पहले ही खबर दी थी और अब उस पर मुहर भी लग गई है, लेकिन इस फैसले की डिटेल क्या है, क्या खास है इसमें? देखिए, सरकार ने जो एमएसपी बढ़ाई है उसमें 2 खास बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि दाल के इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने के लिए लगातार दूसरी बार सरकार ने सबसे ज़्यादा एमएसपी दालों की बढ़ाई है और मसूर की एमएसपी यहाँ पे 500 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है, जबकि सरसों की एमएसपी 400 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। इसके अलावा गेहूँ में 110, बार्ली में 100 रुपये प्रति क्विंटल और चना में 105 रुपये प्रति क्विंटल की एमएसपी बढ़ाई गई है और सूर्यमुखी में 209 रुपये प्रति क्विंटल की एमएसपी बढ़ाई गई है। लेकिन इस एमएसपी बढ़ाने के पीछे आप देखें तो एक और खास बात है। वो खास बात यह है कि अगर किसानों की लागत और रिटर्न की बात करें तो सरकार का दावा है कि गेहूं पर जो रिटर्न है वो 100% दिया जा रहा है। लागत यहां पे 1065 रुपये प्रति क्विंटल की है और सरकार ने एमएसपी बढ़ाकर कब 2125 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है, यानी 100% रिटर्न किसानों को दिया जा रहा है, ऐसा सरकार का दावा है। अगर सरसों की बात करें तो ये रिटर्न 104% है और मसूर में ये रिटर्न करीब 85% का है। तो यानी जितनी लागत है उसके बराबर, उससे उतना ही के बराबर का मुनाफा हो जाए, ये जो सरकार का वादा था उसकी तरफ ये बढ़ते कदम के तौर पर इसको देखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। और सिम कार्ड से साइबर फ्रॉड करने वालों पर अब नकेल कसेगी। फर्जी दस्तावेजों से सिम कार्ड हासिल करना आसान नहीं रह जाएगा। सरकार इसके लिए डाटा एनालिटिक्स सेंटर बनाने जा रही है। इसके बाद फ्रॉड सिम कार्ड को ट्रैक किया जा सकेगा। डिटेल समझते हैं असीम मनचंदा से। असीम, बताएं क्या है ये पूरी योजना, कैसे काम करेगा सिस्टम? जी सही कहा आपने। देखिए, हर रोज लाखों लोगों को बैंकिंग, इंश्योरेंस, लॉटरी या इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम पर कॉल आते हैं और उसके जरिए उनके साथ फ्रॉड करने की कोशिश जो है वो की जाती है। और खासतौर पर कि ये जो जिन मोबाइल नंबर से कॉल आते हैं ये फर्जी दस्तावेजों के जरिए जो है वो लिए जाते हैं। ये सिम जो है एक्टिवेट जो है वो किए जाते हैं और ये कुछ चुनिंदा लोकेशन पर ये सिम जो है एक्टिव होते हैं। देश में कुछ ऐसे ही चुनिंदा इलाके हैं जो कि साइबर फ्रॉड का हब बन करके उभर चुके हैं, जिसमें कि जामताड़ा शामिल है, पुरुलिया शामिल है, मेवात शामिल है, जहां से कि ऑर्गेनाइज तरीके से साइबर क्राइम्स की घटनाओं का अंजाम जो है वो दिया जाता है। तो सरकार इस पर नकेल कसने की तैयारी जो है कर रही है। जो मैं सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, जो डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन है उसने एक डाटा एनालिटिक्स सेंटर बनाने को मंजूरी जो है वो दे दी है। ये डाटा एनालिटिक्स सेंटर दूरसंचार विभाग जो है वो बनाएगा। ये उसके बाद डाटा जितने भी सिम कार्ड एक्टिवेट होते हैं उनकी डाटा को एनालिसिस जो है वो करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पता किया जाएगा कि कौन सा सिम कार्ड जो है फर्जी दस्तावेजों के जरिए जो एक्टिवेट हुआ है, कौन सी लोकेशन पर ये ज्यादा से ज्यादा एक जगह पर ही जो है वो रहता है। तो उसके बाद उन सिम कार्ड को डीएक्टिवेट जो किया जाएगा। खासतौर पर सरकार ये चाहती है कि जो लोग हैं उनको साइबर फ्रॉड से जो है बचाया जाए। तो इसके लिए सरकार इसकी तैयारी जो कर रही है और डाटा एनालिटिक्स सेंटर को मंजूरी जो मिल चुकी है। अगले 1 महीने के अंदर ये काम करने की शुरुआत जो वो भी कर देगा।
बहुत बहुत शुक्रिया असीम। और बढ़ते हैं आगे, बाजार की बात करते हैं। अच्छे ग्लोबल संकेत मिले तो बाजार में आज जोश देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी 3 हफ्ते की ऊंचाई पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 550 पॉइंट चढ़कर 58,961 पर और निफ्टी 175 पॉइंट चढ़कर 17,487 पर बंद हुआ। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में बढ़त देखने को मिली और मार्केट का हाल समझते हैं सुमित मेहरोत्रा से। सुमित, बताइए कहाँ किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा तेजी और मंदी देखने को मिली आज? देखिए, लगातार तीसरा दिन जबकि भारतीय बाजारों में आज एक खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिखाई पड़ा और जो मूड माहौल है वो बेहतर ही है। दिवाली से ठीक पहले भारतीय बाजारों के अंदर खरीदारी का रुख बना हुआ है। 17,500 इंडेक्स पे आज पार हुआ तो एक एक करके तमाम गेनर्स आपकी स्क्रीन पे होंगे। लगातार दूसरा दिन जबकि एसबीआई 3.5% के आसपास की तेजी दिखा रहा है। अदानी पोर्ट 3%, आइशर मोटर 3% और आईटीसी डे हाई पर क्लोज हुआ। 2.5% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में एनटीपीसी करीब 1% नीचे, एचडीएफसी फ्लैट, ब्रिटानिया फ्लैट्स एंड फार्मा फ्लैट, ये फ्लैट टू नेगेटिव टोन पर बंद होते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप में आज बीएचईएल शानदार तेजी रही, करीब 8.5% का उछाल। नंबर्स के बाद पॉलीकैप 5% चला, टीवीएस मोटर करीब 5% और इंडियन बैंक 5.5% की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप लूजर्स में आज टाटा एलेक्सी लगातार दूसरा दिन जबकि 7.5% टूटा। नवीन फ्लोरीन 3% नीचे, मैक्स हेल्थ केयर 3% नीचे और मदरसन वायरिंग करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। एफएनओ में लीड कर रहा था बीएचईएल, पॉलीकैप, टीवीएस मोटर और पीएनबी। एक बढ़िया तेजी आज पीएसयू बैंक्स में थी तो पीएनबी लीड करता हुआ। इसके अलावा आज एफएनओ लूजर्स में रहे मदरसन सुमी करीब 2% नीचे, मदरसन वायरिंग नहीं, मदरसन सुमी के आसपास बिकवाली है। इसके अलावा आरती इंडस्ट्रीज 6% नीचे, नवीन फ्लोरीन 3% नीचे और एसीसी करीब 2%। लगातार दूसरा दिन जबकि एसीसी ने कल की तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग थी। इसके अलावा ऑटो में आज लीड कर रहा था टीवीएस, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, आइशर मोटर, टाटा मोटर्स, जहां पर करीब 2 से लेकर 5% तक का मूव आज के सत्र के अंदर बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक शानदार तेजी मार्केट्स में जो कि कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई पड़ी। शुक्रिया सुमित। और आपसे थोड़ी देर में 7:27 पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम मार्केट गुरु, जिसमें नीरज वाजपेयी बात करेंगे समीर अरोड़ा के साथ 7:27 पर। इनकम टैक्स रिफंड लेना देना और टैक्स जमा करना अब पहले से और आसान होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक ई कॉमर्स वेबसाइट्स की तर्ज पर टैक्स पेयर्स अब सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ ट्रांजैक्शन कर पाएंगे तो ट्रांजैक्शन फास्ट भी होगा। डिटेल लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। बताएं आलोक, क्या सिस्टम तैयार की जा रही है? बिल्कुल, देखिए, नए साल से टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ट्रांजैक्शन करने में एक नए और बेहतरीन अनुभव का एहसास हो सकता है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि अब टैक्स जमा करने में और टैक्स रिफंड हासिल करने में जो डिपॉजिटरी होती है उसकी दखलंदाजी बिल्कुल नहीं होगी। सरकार जो एनएसडीएल जो मौजूदा एक नॉन गवर्नमेंट पब्लिक कंपनी है उसकी दखलंदाजी को बिल्कुल खत्म करके सीधे तौर पर ट्रांजैक्शन की व्यवस्था कर सकता है, जिसमें 17 बैंकों के साथ, जिसमें 12 सरकारी और 5 प्राइवेट बैंक हैं, उनके साथ बातचीत की जा रही है। और बिल्कुल जैसे कि ई कॉमर्स पोर्टल पर जिस तरह के ट्रांजैक्शंस कंज्यूमर करते हैं उसी तरह का ट्रांजैक्शंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी टैक्स पेयर कर सकेंगे। दरअसल अभी जो एनएसडीएल है उसके जरिए ही तमाम ट्रांजैक्शन होते हैं और टैक्स रिफंड भी उसी के जरिए आते हैं। इसमें कम से कम 3 दिन का वक्त लगता है कि कोई भी अगर टैक्स पेयर टैक्स डिपॉजिट करता है तो टैक्स जो रसीद होती है उसका नंबर अपने आईटीआर में डालना पड़ता है, या फिर किसी बैंक में जमा करता है तो उसकी रसीद को अपलोड भी करना पड़ता है और तब जाकर वो डिपॉजिटरी सरकार के एक्सचेकर में जमा करती है पैसे। तो ये पूरी प्रक्रिया जो होती है लगभग 3 दिनों की होती है और इसी को कट शॉर्ट करने के लिए सरकार सीधे तौर पर बैंकों के साथ और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ सीधे ट्रांजैक्शन करने की व्यवस्था कर रहा है और ये व्यवस्था 1 जनवरी अगले साल से लागू हो सकती है, जिससे कि इनकम टैक्स पेयर को सीधे तौर पर रिफंड सिर्फ एक क्लिक के बटन पर हासिल हो सकेगा और टैक्स डिपॉजिट भी सीधे उसके आईटीआर में रिफ्लेक्ट करेगा अगर पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक। और गांधीनगर डिफेंस एक्सपो की झलक आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। केदारनाथ में आज एक दर्दनाक हादसा सामने आया।
हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की हेलीकॉप्टर हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह खराब मौसम बताया जा रहा है। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने दुख जताया है। हेलीकॉप्टर ने गुप्त काशी से केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 लोग सवार थे। केदार घाटी की तरफ जब यह हेलीकॉप्टर आगे बढ़ा तब तक गरुड़ चट्टी में ये क्रैश हो गया। जमीन पर गिरने के साथ ही हेलीकॉप्टर आग की चपेट में भी आ गया। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि फॉग की वजह से यह हादसा हुआ है। पहले हेलीकॉप्टर टकराया, इसके बाद उसमें ब्लास्ट हो गया। कश्मीर में पंडितों और बाहरी मजदूरों की हत्याएं रुक नहीं रही हैं। अब उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले 2 मजदूरों को शोपियां में ग्रेनेड से मारा गया। बताया जा रहा है कि दोनों मजदूर सो रहे थे, तब उन पर निशाना लगाया गया। पुलिस ने 2 आतंकवादियों को पकड़ा है। हमें जानकारी मिल रही है कि इनमें से एक लश्कर के लिए काम करता है। निसान इंडिया ने 3 नई एसयूवी एक्सट्रेल, क्वास्काई और ज्यूक को शोकेस किया। कंपनी ने एक्सट्रेल और क्वास्काई पर टेस्टिंग शुरू कर दी है। कंपनी सबसे पहले भारत में एक्सट्रेल को लॉन्च करेगी। क्या है इन कारों की खासियत, बता रही हैं दीपाली राणा। निसान इंडिया ने अपनी 3 एसयूवीज को आज अनवील किया है, जिसमें निसान एक्सट्रेल, निसान क्वास्काई और निसान ज्यूक शामिल हैं। और ये तीनों ही गाड़ियां लेटर ऑन लॉन्च होंगी। अभी इन तीनों की ही टेस्टिंग होनी है। फिलहाल टेस्टिंग एक्सट्रेल की शुरू हो चुकी है। तो हम एक्सट्रेल की बात करेंगे क्योंकि तीनों ही गाड़ियों में से सबसे पहले इंडियन मार्केट्स को जो हिट करेगी वो एक्सट्रेल होगी। हालांकि एक्सट्रेल इंडिया के लिए कोई नया नाम नहीं है, ये पहले भी इंडिया में बिक चुकी है। 8 साल पहले इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था और अब ये 4th जनरेशन अवतार में इंडिया में आएगी। खास बात यह है कि ये तीनों ही गाड़ियां, खासतौर से एक्सट्रेल आपको माइल्ड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन के साथ मिलेंगी। एक्सट्रेल में आपको 1.2 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का चॉइस मिलता है और साथ ही साथ 100 किलोवाट और 150 किलोवाट का इलेक्ट्रिक मोटर का भी ऑप्शन है फ्रंट और रेयर में। तो इस तरीके से 3 पावर ट्रेन चॉइसेस आपको मिलेंगी एक्सट्रेल के साथ। खास बात यह है कि तीनों ही गाड़ियां आपको कॉम्पैक्ट टू मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में दिखाई देंगी। इधर गांधीनगर में एशिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो का आगाज हो गया। इसमें 1320 से ज्यादा रक्षा कंपनियों के साथ 75 देशों के प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं। इस 12वें संस्करण की थीम 3D है, जिसमें स्वदेशी हथियारों, रक्षा उपकरणों और तकनीकों का प्रदर्शन हो रहा है। 19 अक्टूबर को प्रधानमंत्री भी डिफेंस एक्सपो में आएंगे। आज राजनाथ सिंह ने एक्सपो में हिस्सा लिया। अशोक लेलैंड भी डिफेंस में बड़ा प्लान रखते हैं। कंपनी 3 साल में डिफेंस क्षेत्र में डबल टर्नओवर देखती है। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने अशोक लेलैंड मैनेजमेंट से खास बातचीत की। अशोक लेलैंड के वाइस प्रेसिडेंट आर राजेश इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर बताइए कि आपने इस डिफेंस एक्सपो में क्या डिस्प्ले किया है और डिफेंस में अशोक लेलैंड अभी क्या कर रहा है? अशोक लेलैंड अभी हम लोग जो कर रहे हैं, हम एक ट्रस्टेड पार्टनर है इंडियन एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए। हमारा जो गाड़ी अभी ऑलरेडी फील्ड में है वो स्टैलियन, सुपर स्टैलियन, वो बड़ा रेंज पे है। हम लोग अभी ये डिफेंस एक्सपो 2022 में हमारा छोटा गाड़ी का रेंज लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हमारा एक आर्मर्ड वर्जन है, लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल 4x4, और हमारा जनरल सर्विस का गाड़ी है वो जीत 4x4 बोल रहे हैं हम लोग। ये दोनों गाड़ी हमारा रेंज को एक्सपांड करेगा, डिफेंस दोनों इंडिया पे और विदेश में। एंड इसमें नॉट ओनली फॉर द डिफेंस बट ये जो पैरामिलिट्री का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो छोटा गाड़ी है इन 4x4 वर्जन। ओवरऑल देखें तो ऐसे रक्षा के कितने उपकरण अभी आप बना रहे हैं? अगर नंबर्स ऑफ इक्विपमेंट की बात करें तो 1 दर्जन, 2 दर्जन या कितने? और 3 से 5 साल में हमारी टॉप लाइन में ये डिफेंस का पार्ट कितना बढ़ जाएगा? हम लोग अभी प्राइमरी मोबिलिटी सेक्टर में फोकस कर रहे हैं। मोबिलिटी सेक्टर में हमारा गाड़ी जो स्टैलियन, सुपर स्टैलियन और लाइट व्हीकल्स पे जो हम आज बना रहे हैं, उसे 3 से 4 साल में हम लोग जो हम अभी बिजनेस कर रहे हैं उसे डबल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि अभी जो इंडिया में आत्मनिर्भर भारत की वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्पोनेंट डेवलपमेंट भी चल रहा है। लेकिन अभी हम लोग गाड़ी की बात कर रहे हैं। हम अभी इस एक्सपो में हमारा T72 का गियर बॉक्स कॉम्पोनेंट्स भी डिस्प्ले कर रहे हैं, उसमें भी हम एक्सपांड करेंगे एग्रीगेट्स में।
और मोबाइल इंडस्ट्री में धमाका मचाने वाली जियो अब देश की सबसे बड़ी लैंडलाइन ऑपरेटर भी बन गई है। ट्राई के अगस्त डेटा के मुताबिक रिलायंस जियो ने इस रेस में बीएसएनएल को पीछे छोड़ दिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब जियो के 73,52,676 सब्सक्राइबर हैं, जबकि बीएसएनएल के पास 71,32,396 सब्सक्राइबर्स हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज से। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।